हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपके जून 25 सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैं सीए मोहित श्रीवास्तव एवीजे अकेडमी की तरफ से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए ये शानदार रिवीजन, जो कि आप अच्छे से करके और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ करके अपने एग्जाम में श्योर शॉर्ट बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने लेक्चर कर लिए, हमने अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो उसी कड़ी में अब आगे चलकर बस कुछ ही चैप्टर बचे हैं और हमारा इको का रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट्स। तो इसके अंदर मेनली अगर इसको छोटा करके मैं बताऊं तो इसके अंदर हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट और उसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर, जहां पर आपको ये सिखाया गया था कि अलग अलग टाइप की मार्केट्स होती हैं, मार्केट का मीनिंग बताया गया होगा, प्लस इम्परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, जो इन सबके फीचर्स होते हैं, तो वो सब हमें दोबारा से यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं। तो आइए उसको रिवाइज करते हैं। और उस सबसे पहले हमें बताया जाएगा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कि कोई भी फर्म किसी भी मार्केट में हो उसके पास क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या उसका स्ट्रेटेजी होती हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते समय। तो चलिए उसी में सबसे पहली जो निकल के आती है हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी। ये सबसे इजी और सबसे आसान है और इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन का लोचा भी नहीं करना होता। सिंपल, आपने कोई भी आइटम बनाया है या खरीदा है तो उसकी जो भी कॉस्ट है, यानी जो भी खर्चा है, उसमें बस अपना जो आप प्रॉफिट जितना चाहते हैं 10%, 20%, 5%, मानो अगर आपने 100 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करा, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 100 रुपये का, ये हो गया आपका खर्चा, टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। बट आप 100 में तो बेचोगे नहीं, आप क्या करोगे, इसमें अपना मन पसंदीदा प्रॉफिट परसेंटेज लगाओगे। सपोज करो आपने 20% का प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, तो अब 20% को मैं 100 पे लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली जो सेल्स प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा 120, तो 120 में से बेच पाऊंगा मार्केट में। तो ये लिखा देखो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिंपलेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड। दिस द फर्म कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड एड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट टू द प्राइस टू गिवन द सेलिंग प्राइस। बस सिंपल है, वही चीज़ है, 100 पे 20 जोड़ा मिल गया हमें। लिमिट प्राइसिंग, अब दोस्त लिमिट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है ये देख लो। लिमिट प्राइसिंग क्या होता है, ये जनरली मोनोपोलिस्ट जो होते हैं ना वो सेट करते हैं और उस हद तक सेट कर देते हैं, यानी काफ़ी लो प्राइस सेट करते हैं जिससे कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, आपको इसी से अपना आंसर मिल जाएगा एग्जाम में। बस क्वेश्चन में ये देखा और चिपका देना कि हाँ ये तो इसी की बात कर रहा है यार। देखो ये कौन सेट करता है, मोनोपोलिस्ट सेट करते हैं, और ये क्या करता है, डिस्करेज करता है एंट्री को इनटू मार्केट में। बस द लिमिट प्राइस ऑफन लोअर देन द एवरेज कॉस्ट। तो ये जो प्राइस होता है ये एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी क्या होता है, लो होता है, इससे बाकी लोग एंट्री कर ही ना पाए या सोचते ही डर जाए, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा ना, कोई प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं होगा, तो कोई चाहेगा ही क्यों बिजनेस करना। तो और मोनोपोली यही करके लोगों को पहले मार्केट से आउट कर देगा और फिर खुद जितना मर्जी प्रॉफिट बाद में कमाएगा, ठीक है। पेनेट्रेशन प्राइसिंग, ये किस लिए होता है, ये होता है मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। आपने शुरुआत में कम प्राइस रखा हुआ है और फिर आप क्या करने वाले हो, उसको बाद में बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक जैसे कि जियो ने किया था अपने टाइम पे, है ना, सेम। तो सेटिंग द प्राइस लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड गेन मार्केट शेयर, द प्राइस विल रेज लेटर वंस दिस मार्केट शेयर इज गेन, ठीक है। जैसे कि आप जियो कभी पैसे बढ़ाता है या कोई भी टेलीकॉम पैसे आराम से कभी बढ़ाता है, आप एक बार रिचार्ज करोगे, दूसरा रिचार्ज करने जाओगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा होगा, आपको मिलता ही है। फिर बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि चीज वही है, यानी आइटम वही है, प्रोडक्ट वही है, बट उसका जो प्राइस है वो अलग अलग चार्ज किया जा रहा है, अलग अलग लोगों से हो सकता है, या तो अलग टाइम पे, जैसे कि मॉर्निंग में हो सकता है कि कोई चीज़ सस्ती मिले, वही चीज़ रात में थोड़ी महंगी मिले, शाम के टाइम थोड़ी महंगी मिले। जैसे पॉपकॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न आप मार्केट से खरीद के खाएंगे, बाजार से खरीद के खाएंगे तो सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वही आप पॉपकॉर्न अगर थिएटर में लेंगे, मॉल्स में लेंगे तो आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। उसी प्रकार से कोई भी नई मूवी रिलीज होती है तो शुरू के 2-3 दिन, 3 दिन इनफैक्ट जो वीकेंड वाला डे होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे तक का, तब टिकट महंगी होती है, बट जैसे ही एक वीक निकलता है वैसे ही क्या हो जाता है, प्राइस डाउन हो जाता है। चीज़ वही दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अलग अलग टाइम पे प्राइस चेंज हो जाता है, ये है। तो देखो, सेटिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है बट प्राइस डिफरेंट है, फॉर डिफरेंट सेगमेंट फॉर द मार्केट, ठीक है। अमीरों के लिए हो सकता है अलग हो, गरीबों के लिए अलग हो। दिस कैन बी फॉर अ डिफरेंट क्लास, क्लास के लिए हो गया, एज के लिए हो गया, डिफरेंट ओपनिंग टाइम्स, अलग अलग ओपनिंग में टाइम है तो उसके हिसाब से भी हो गया। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो कि आजकल हम बहुत आसानी से कहीं पे भी देख लेते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर 200 की है तो 200 लगता है 200 रुपये जाएंगे, लेकिन आपको अगर वही चीज़ 199 लिखी हुई है, 199 लिखी हुई है, तो पहली नजर किस पे पड़ेगी, 1 पे पड़ेगी, अरे हाँ 199 है, 200 में 1 रुपये ही कम है, बट क्या फील आती है, साइकोलॉजिकली 199 है, तो 200 और 100 में फर्क कुछ नहीं है,
सॉरी 199 दोनों फर्क नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है। तभी तो आजकल कोई भी जो आइटम होता है 29, 99, 199, 239, 349, मतलब ऐसे ही आपको देखने को मिलता है, 799, ये सब चलता है। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल की जो बात करता है वो कौन सा प्राइसिंग करता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। बस जैसे कि देखो 3.95, 3.99, ठीक है, 4 नहीं लिखा, या 4000 नहीं लिखा, बल्कि 399 या 395, 3095 ऐसा करके लिख दिया उन्होंने। डायनामिक प्राइसिंग, अ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मैकेनिज्म मेड पॉसिबल बाय एडवांस इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयड मोस्टली बाय इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। ये वाला जो प्राइस है ये जनरली कौन लोग यूज करते हैं, आईटी कंपनी वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर ये यूज करते हैं। प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ये ओलिगोपोलिस्टिक बिजनेस बिहेवियर होता है जिसके अंदर एक कंपनी क्या करती है, डोमिनेट करती है सारे कॉम्पिटिटर को। जैसे कि मान लो कि अगर हम एग्जांपल के लिए लें कि रिलायंस, सॉरी जियो, वीआई और एयरटेल, इन सब में अगर किसी को हम लीडर बना दें, मानो कि हमने जियो को लीडर बना दिया, तो जियो जो प्राइस सेट करेगा बाकी सब भी क्या करेंगे, उसी के इर्द गिर्द अपने प्राइस को रखेंगे। तो यानी कि कौन सब जो बाकी कॉम्पिटिटर सुन किसके रहे हैं, लीडर की सुन रहे हैं, तो वो होता है वहाँ पे वो सेट करेगा प्राइस, बाकी सब उसी के आसपास बेचते रहेंगे, ठीक है। लीड्स द वे इन डिटरमाइन प्राइस, द अदर गो ऑन फॉलोइंग, बाकी सब फॉलो करेंगे उस चीज को। टारगेट प्राइसिंग, pricing method where the selling price of product is calculated or to produce a particular rate of return on investment for a specific volume of production। ये किसके लिए होता है, जनरली often by public utilities like electric and gas companies whose capital investment is high like automobile manufacturing, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ज़्यादातर वो ये यूज़ करती है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो चाहते हैं कि उनको क्या मिले, उनकी रिटर्न वापस मिल जाए उनकी कैपिटल पर, तो वो उस प्राइस को सेट करना चाहते हैं कि उनकी रिटर्न तो एटलीस्ट रिकवर हो जाए। तो ये हो जाता है अपना टारगेट प्राइसिंग। फिर आता है एक अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, इसी के बाद मेथड ऑफ प्राइसिंग इन विच ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड। इसके अंदर क्या होती है, सारी कॉस्ट रिकवर कर ली जाती है मोस्टली, जहाँ इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट हो गई हो या फिर आपकी फिक्स कॉस्ट का कुछ प्रपोर्शन हो गया हो, तो वो भी हम चार्ज करें। और ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है क्या होता है, एक भाग होता है, इसलिए उसके जैसा ही होता है ये देखने में। फिर एक आता है हाई लो प्राइसिंग, मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द गुड्स और सर्विस ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलरली प्राइस हायर देन द कॉम्पिटिटर। यानी कि जो बिजनेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो बाकी जो कॉम्पिटिटर है 10 रुपये में बेच रहे हैं, वो बेच तो प्राइस जो लिखा हुआ उन्होंने टैग में अपने, वो तो उन्होंने 15 रुपये लिखा हुआ है, बाकी सबने 10 लिखा है, उन्होंने 15 लिखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि जो ऑफर चल रहा है, अभी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो ये कट करके 50% का ऑफ, तो सीधा कम हो जाएगा आपको 60% का, 70% का ऑफ, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस कम कर देते हैं। वो दिखाने के लिए हाई रखते हैं, बट कुछ पॉलिसी या कुछ स्कीम लगा करके या कोई ऑफर लगा करके उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हाई लो प्राइसिंग। बट थ्रू प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, कूपन, लोअर प्राइस आर ऑफर्ड ऑन की आइटम, ठीक है, जो की आइटम्स होते हैं उसको कम कर देते हैं, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, इन बिजनेस द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट टू इक्वल द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी वही एक्स्ट्रा यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वही क्या बोला गया, उसी को जो प्राइस रखेंगे उसके हिसाब से होगा। जो एक्स्ट्रा यूनिट हम बनाते आ रहे हैं यूनिट वाइज, ठीक है, एडिशनल यूनिट के हिसाब से प्राइस हम रखेंगे, जो भी कॉस्ट आएगी उस पर प्राइस सेट करेंगे, ये हो गया, ठीक है। हाँ जी, मीनिंग ऑफ मार्केट। अब मार्केट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल मीनिंग होता है मार्केट, जहाँ पर बायर और सेलर मिल जाए आपस में और क्या कर सकें, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस का नेगोशिएशन कर सकें, ठीक है। where the exchange of goods and service take place as a result of buyer and seller being contact with one another। क्लियर है। मार्केट कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और लोकेलिटी। इसके आधार पे हमारे जो सीएमए फाउंडेशन की जो बुक है उसमें डिवाइड किया गया 3 आधार पे, लोकल मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मार्केट जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं, कभी संडे मार्केट हो गई, वेडनेसडे मार्केट हो गई, ट्यूसडे मार्केट हो गई, ये सब जो देखने को मिलती है हमें नॉर्मली, ठीक है, ये हो गई लोकल मार्केट, जिसके अंदर वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट में भी प्रोड्यूस एंड मार्केट इन द सेम एरिया, एक एरिया मिल जाते हैं। नेशनल मार्केट वो सारे आइटम जो पूरे इंडिया लेवल पे घूम रहे हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। देखो, इट इज़ डिमांडेड एंड सप्लाई एट नेशनल मार्केट, ठीक है, जो कि पूरे देश के लोग चाह रहे हैं। अब आपको कोई सब्जी खरीदो उसके लिए आप कन्याकुमारी थोड़ी जाओगे यार, अगर आपको चाय पत्ती लेनी चाहिए तो आप दार्जिलिंग थोड़ी जाओगे, असम थोड़ी जाओगे, आप तो घर के नीचे से निकल के ले आओगे कि पास में जो मार्केट होगी, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री कॉमोडिटीज लाइक वीट, शुगर, कॉटन है नेशनल मार्केट, इसे क्या नेशनल मार्केट है, इसे तो पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं। इंटरनेशनल जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वीट, कॉटन है इंटरनेशनल मार्केट, मतलब सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर मार्केट 3 भाग में तोड़ा गया, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग मार्केट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कंपटीशन के आधार पर मार्केट को तोड़ा गया, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट। अब यहाँ से चैप्टर जो होता है वो एक नया पड़ाव लेता है, पूरा चैप्टर परफेक्ट और इम्परफेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो पहले परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, अच्छे समझ लो इसको। परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पर सारे प्रोडक्ट या सारे सेलर, बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं, पहले तो ये समझो,
परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और सबके सब क्या कर रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, हूबहू एक ही प्रोडक्ट बेच होते हैं, एक ही मतलब होमोजीनियस बिल्कुल हूबहू प्रोडक्ट बेच होते हैं। जैसे आप और मिरर, जैसे मार्केट में आलू अगर बिक रहे हैं तो ऑलमोस्ट सबके आलू क्या रहेंगे, सबके आलू का टेस्ट सेम ही रहेगा ना, ऐसा नहीं कोई किसी का आलू एकदम ही अलग लेवल का होगा, भाई सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर आर न्यूमरस बायर एंड सेलर, ठीक है। अगर कोई चीनी बेच रहा है मार्केट के अंदर, सबकी जो शुगर होगी वो मीठी ही होगी ना, किसी की ऐसी होगी भाई किसी की चीनी मीठी ही नहीं है, जाओ नमकीन है किसी की चीनी, पॉसिबल ही नहीं है। सेलिंग अ होमोजीनियस, ध्यान रखना ये जो है ये इंपॉर्टेंट, ये पहचान दिलाएंगे कि कौन सी मार्केट पूछ रही है, उसको ये स्टेटमेंट दे देगा और क्या बताओ बेटे कौन सी टाइप की मार्केट। तो बायर सेलर न्यूमरस नहीं, बहुत सारे, होमोजीनियस, एंड नो वन इज एबल बाय हिज ओन एक्शन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और यहाँ पे ना बायर ना सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हैं, ठीक है। सिंस ऑल हैव एक्सेस टू फुल एंड इमीडिएट नॉलेज, और सबको पता होता है भाई कि क्या चल रहा है। आज नॉर्मली सबको पता होता है कि जो आलू बिक रहे हैं वो कितने रुपए पर केजी बिक रहे हैं, या शुगर कितने रुपए पर केजी चल रहा है। तो नॉलेज यहाँ इस मार्केट में होती है, सबका सेम ही प्राइस होता है, प्राइस भी सेम होता है और आइटम भी सेम होता है। एट वेज ट्रेडिंग इज करेंटली टेक्स प्लेस, ठीक है। अल्फ्रेड मार्क्स ने डेफिनेशन भी दी है, मोर नियरली परफेक्ट मार्केट द स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होगा सेम प्राइस। तो जितना ज़्यादा सेम आइटम होगा उतनी ज़्यादा क्या हो रहेगी, प्राइस सेट रखने की भी क्या रहेगी, टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। फीचर्स क्या है, जो भी डेफिनेशन पड़ी है वही फीचर्स है इसके अंदर। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, ठीक है, होमोजीनियस कम्युनिटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सेम ही होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ जा सकता है, बहुत सारे बार बहुत सारे सेलर, आपको लग रहा है कि आपको चीनी बेची तो बेच लो, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड लेबर इधर से उधर जा सकते हैं इजीली, हमें लेबर को अपने घर से लेकर के फैक्ट्री लेकर के आना है या मार्केट में लेके आना परफेक्ट कंपटीशन में, या फिर हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाने के लिए या उसको साफ सफाई करने के लिए लड़का रखा है, वो क्या हमें छोड़ के किसी और के पास नहीं जा सकता, जा सकता है। तो मोबिलिटी है लेबर की, जी बिल्कुल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये अजम्पशन होती है कि माना जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसी होती है, जीरो होती है इसके अंदर, ठीक है। अंडर परफेक्ट मार्केट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द प्राइस, तो हम प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एडेड द गुड्स आर अवेलेबल एट द फ्यूअर प्राइस एंड नियर द मार्केट दे आर अवेलेबल एट द हायर प्राइस डिस्टेंस मार्केट। मतलब कि वही वाली होता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दी हमने सामान के प्रोडक्ट में, तो सोचो कि जो नेशनल या पूरे आसपास के स्टेट से सामान कोई आ रहा है और वही सामान अगर अपने उस पर्टिकुलर राज्य में भी अगर बिक रहा है बन के, तो नेचुरली जो पर्टिकुलर राज्य में बन के बिक रहा है वो सस्ता होगा, और जो बाहर से आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम, प्राइस भी सेम है, लेकिन खर्चा उसका बढ़ गया ना, जो बाहर से यहाँ भेज रहा है, जो मुंबई से दिल्ली भेज रहा है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो मानेंगे वो आपको इंक्लूड नहीं करना प्राइस में, नहीं तो फिर आप वैसे ही हार जाओगे, ठीक है। मार्केट नॉलेज होती है यहाँ पे, सबको तो बता दिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूछता है एग्जाम में। बताओ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर होता है, व्हेन द MR इज इक्वल टू MC। और दूसरी बात, जब MC कर्व क्या करता है, MR कर्व को नीचे से काटता है। देखो अभी मैं बता दूं कि MC इज इक्वल टू MR का मतलब क्या हो गया, देखो ये तो हो गया अपना MR का कर्व नेचुरली, ठीक है, ये तो सेम ही होता है, ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहता है हमारे कर्व। लेकिन जो MC का कर्व है वो हमें पता है कि वो कैसे आता है, वो U शेप का होता है, तो पहले गिरेगा 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 और फिर मिनिमम पे जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। तो देखो इसने यहाँ पे MC और MR मिले नहीं मिले, एक बार को मिले, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया एक तो बराबर का, जहाँ पे MC और MR क्या है, बराबर है इस पॉइंट पे, और एक ये E पॉइंट है, E1 पॉइंट है, यहाँ भी MC और MR क्या है, बराबर है। तो ये दोनों में से किस पॉइंट की बात कर रहा है कि कौन सा वाला मेरा इक्विलिब्रियम लेवल होगा, क्या ये वाला इक्विलिब्रियम लेवल है या ये वाला इक्विलिब्रियम लेवल है। तो वो कह रहा है कि देखो ये दो पॉइंट आ गए, लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल तो एक ही हो सकता है कोई सा। तो उसने बोला कि देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहला वाला जो पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है हमारी, जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अगर मैं यहीं रुक जाऊंगा इस वाले पॉइंट पे ही, तो मेरी जो कॉस्ट और कम हो सकती है। देख लो मेरी ये जो कॉस्ट है जो और कम हो सकती है, क्या ये कॉस्ट कम हो पाएगी अगर मैं यहीं रुक गया? तो नहीं हो पाएगी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इग्नोर करना पड़ेगा और मुझे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन कितनी ही कम कर लूँगा, एक पॉइंट तो आएगा ना, जब ज़्यादा कॉस्ट कम हो तो फिर एक पॉइंट बढ़ने लगेगी। अब दोबारा जब बढ़ने लगी तो यहाँ पे रुक जाओ वापस आकर के, क्योंकि यहाँ रुक जाऊंगा तो सही रहेगा। क्योंकि अब इससे क्या है, इसके आगे गया तो क्या हो जाएगा, खर्चा मेरा बढ़ जाएगा फालतू में, ठीक है। MC और MR से ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या, यहाँ पे अपना मार्जिन कॉस्ट मार्जिन लेवल के बराबर रहता है। तो सेकंड पॉइंट जो होता है वो वाला होता है। और सेकंड पॉइंट भी कौन सा, जिसको बोला गया कि जब MC MR को कैसे काटता है, नीचे से काटता है। कहाँ से काटता है, तो नीचे से काट के ऊपर जा रहा है ना, तो ये चीज़ है।
आई गेस समझ आया होगा क्या बता, हमें कंडीशन याद रखनी है, एमसी और एमआर बराबर होते हैं और एमसी कर्व एमआर को नीचे से काटता है, बस ये चीज़ है, ठीक है। बाकी फिर इस ग्राफ को समझाया हुआ है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, छोड़ दो इसको। हाँ अब देखो, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखवाता हूँ, इसका ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट कब बोला जाता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एसी, जब ये कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना, मैं तीनों यहीं पे लिखवा दूँ शॉर्टकट में, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड, व्हेन एवरेज रेवेन्यू और एसी बराबर होंगे तो कंडीशन कौन सी होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होगी, तो ये हुए नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा, व्हेन AR इज लेस देन योर AC, तो ये कंडीशन हो जाएगी लॉस की। तो बस ये बात, आपको ये कंडीशन याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा बढ़िया करके, ठीक है। चलो, ये डेरिवेशन हमारे किसी काम की नहीं है, डोंट सी इट, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। चलो अब बात करते हैं, ये तो क्या परफेक्ट की बात, अब बात करते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर कितने टाइप की मार्केट देखने को मिलती है मुझे, 4 टाइप की। कौन कौन सी, मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले मोनोपोली की बात करता है। अरे बहुत सिंपल है, मोनोपोली मतलब कि क्या होता है, सिंगल सेलर। मोनो मीन सिंगल, पोली मतलब सेलर, तो क्या बन गया, सिंगल सेलर। यहाँ पे क्या होता है, एक ही आदमी होता है बेचने वाला, तो यानी क्या, उसको एक ही आदमी बेचने वाला, तो उसका राज चलेगा, वो जितना मर्जी चाहे महंगा बेचे और जितना मर्जी चाहे सस्ता बेचे, तो उसी का राज है, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। जैसे कि क्या हो जाए, देखो अगर मैं बात करूं कि कोई और आपको पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स का हो ही ना, अगर सपोज एग्जांपल रख लो, मुझे बड़ा मजा आता है एग्जांपल देने में, तो कोई और अगर है ही नहीं, तो अब क्या दिक्कत क्या हो जाएगी आपके साथ, मैं अकेला सेलर निकलूंगा यहाँ पे, मैं अकेला ही टीचर निकलूंगा इकोनॉमिक्स का, तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरी मर्जी चलेगी ना, मैं ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकूँ, कम भी चार्ज कर सकूँ, तो ये जनता का नुकसान हो जाएगा। मोनोपोली, ये सरकार भी चाहती है कि मोनोपोली क्रिएट ना हो। कुछ चीजों में मोनोपोली है जहां पर सरकार ने पावर अपने हाथों में ले रखी है, जैसे रेलवे का एग्जांपल आप देखते हो, क्या कोई और ट्रेन चला रहा है क्या इंडिया में, नहीं, सरकारी चला रही है ना अल्टीमेटली, तो ये चीज है, ठीक है। द सिंगल सेलर सप्लाई द कमोडिटी टू द एंटायर मार्केट, तो सिंगल सेलर होता है जो क्या कर रहा होता है, पूरी मार्केट को सप्लाई कर रहा होता है। देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शन फॉर अदर प्रोड्यूसर टू एंटर इनटू मार्केट। ऑब्वियसली आप कोई मोनोपोली है तो कॉम्पिटिशन तो आने ही नहीं देगा, तो उसने ऐसी डीलिंग कर रखी है सरकार के साथ, सप्लायर के साथ, ठीक है, कि कोई और एंट्री ना कर पाए। फीचर्स क्या होते हैं, देखो सिंगल सेलर, सिंपल समझ आ गया होगा, जब और कोई है तो सब्स्टिट्यूट भी होगा क्या, सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, कंप्यूटर है ही नहीं तो एंट्री तो मुश्किल ही होगी ना, जब तो कोई नहीं आ पा रहा ना, कोई ना कोई तो आ जाता हमें ऐसे प्रॉफिट में देखते हुए, ठीक है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, हाँ अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म। जब हम सेम टाइप की फर्म को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्म को क्या बोला जाता है, इंडस्ट्री, या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जितने भी फर्म है उनको एक वर्ड में क्या बोला जाएगा, इंडस्ट्री। जैसे अगर मैं बात करूँ टायर की इंडस्ट्री, तो टायर की इंडस्ट्री कैसे बनेगी, जब टायर बनाने वाली जितने भी फर्म्स हैं मैं सबको जोड़ लूँ। जैसे क्या हो गया, MRF टायर हो गया, आपका JK टायर हो गया, टर्बो हो गया, CH टायर हो गया, ठीक है, और कोई टायर अगर याद आ रहा हो तो वो और ऐड कर लो इसके अंदर, जो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो उसी प्रकार से जैसे ही मैं इन सबको, ये अलग अलग अपने आप में क्या है, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग फर्म्स हैं, MRF अलग है, JK टायर अलग है, टर्बो अलग है, आपका CH टायर अलग है, तो ये अलग अलग फर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं पूरा एक साथ उनको बोलूँ तो क्या बोलूँगा, टायर इंडस्ट्री, है ना, तो ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मोनोपोली होगी तो यहाँ तो एक ही सेलर है, एक ही फर्म है, तो वही राजा वही मंत्री, तो वही क्या है, फर्म है और वही इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन से मार्केट होती है जहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म कॉमन होती है, सेम ही होती है, तो वो मोनोपोली मार्केट होती है, ठीक है। प्राइस मेकर, बताया ना, प्राइस मेकर की मतलब क्या होता है, जो प्राइस खुद बना रहा है, कि कोई और है ही नहीं, तो उसे किसी को सुनना ही नहीं है, किसी की मर्जी पूछनी नहीं है, वो खुद ही सेट करेगा। परफेक्ट में क्या हो रहा था कि वो प्राइस टेकर थे, कि आपको प्राइस सेट करके दे देगी इंडस्ट्री, फिर सारी फर्म उसी प्राइस से बेचेंगे, ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए बोला गया। तो फर्म कैसी होती है, प्राइस मेकर। ध्यान रखना, प्राइस मेकर कौन सी फर्म होती है, मोनोपोली, ठीक है। नेचर ऑफ AR एंड MR कर्व, देखो यहाँ पे जो AR कर्व और MR कर्व होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, बोथ आर स्लोप डाउनवर्ड्स from left to right, because when a seller want to sell the more of the output he must reduce the price, when the price is decrease both AR and MR declining, ठीक है। तो ये हमारा MR और AR कैसे होता है ये बता दिया यहाँ पे।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो जब मैं ही अकेला मार्केट में बेचने वाला हूँ तो मेरी मंडी चलेगी ना, मैं किसको कितने में बेचूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं प्राइस में भेदभाव कर सकता हूँ, मैं अमीरों को ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा पैसों में बेचूँ, गरीबों को कम में, तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो मैं डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम गुड्स और सर्विस, द प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म एज इन द परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। वहाँ पे तो प्राइस कौन यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, यहाँ तो ऐसा कर ही नहीं सकते, या ऐसा करना ही क्यों है। मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसका जो मेन एम है अल्टीमेटली, मैं ऐसे तो हो ही क्यों रही, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये इससे रिपीटिशन है, इसको रीड कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सेट करता है प्राइस, ठीक है। अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन वही है, व्हेन एआर इज ग्रेटर देन एसी, और एआर और एसी कराओ तो नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉस होगा तो एआर छोटा है एसी से। तो बस यही सब चीज़ें हैं, ये सब में काम करिए आपके। तो मोनोपोली में इतना ही दे रखा है आपके में। ड्यूपोली, ड्यूपोली का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर आर टू सेलर और टू प्रोड्यूसर। क्या होता है, व्हेन टू सेलर या टू प्रोड्यूसर या फिर टू फर्म, यानी कि बेचने वाले सिर्फ दो हैं और बाकी खरीदने वाले क्या हो सकते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। बस जैसे मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर, ड्यूपोली में क्या हो गया, डबल सेलर। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि मोनोपोली भी नहीं है और परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है, यानी ऐसा कुछ है कि एक से तो ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और इतने ज़्यादा नहीं है कि वो परफेक्ट बना पाए। तो बताओ दोस्त क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, ओलिगोपोली का मतलब होता है कि जब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा और 10 से कम, यानी बोल रहे हैं फ्यू सेलर, कुछ है, मतलब बिल्कुल कम नहीं है, कुछ तो है, मतलब इतने हैं, 2-3 से ज्यादा है, तो वो ओलिगोपोली मार्केट होती है। बट 10 से कम है कहीं ना कहीं। ओलिगो मीन्स अ फ्यू, यानी कि बहुत कम सेलर, ठीक है। वेयर देयर आर फ्यू फर्म और फ्यू प्रोड्यूसर और फ्यू सेलर, इट इज सेड टू बी ओलिगोपोली, ठीक है। एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री, 3 ही उसके अंदर फर्म आती है सिर्फ। गैस इंडस्ट्री की बात कर लो, पेट्रोल की अगर बात कर लो तो ओलिगोपोली के अंदर आ जाएगा। गैस के लिए भी क्या है, 3 सिलेंडर है हमारे पास, इंडियन का हो गया, भारत गैस का हो गया और एचपी का हो गया। ऐसे पेट्रोल का भी देख लो कौन कौन से हैं, ज़्यादा पेट्रोल पंप है ही नहीं, ज़्यादा कंपनी के पेट्रोल पंप नहीं है तो बस, लेकिन वो सेम ही कंपनी के हैं, 5-6 कंपनीज की, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंस भी हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर और होमोजीनियस भी हो सकता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं सीमेंट इंडस्ट्री की, सीमेंट के अंदर भी क्या है, ओलिगोपोली मार्केट है। अगर कोई कुछ ही सेलर है ना इसके अंदर भी, आप काउंट कर लोगे 10 के आसपास ही खत्म हो जाती है पूरी मार्केट, ठीक है। तो ये, लेकिन सीमेंट तो सबका सेम ही होगा मोस्टली देखने में, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, होमोजीनियस के अंदर आ जाएगा। मोबाइल इंटरनेट की बात कर लो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, भाई इंटरनेट तो इंटेंजिबल है, वैसे ही सबको मिल जाएगा रिचार्ज करते ही, तो ये होमोजीनियस का आ गया। वही बात करें हेट्रोजीनियस की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात कर लें, सबकी गाड़ियां या गाड़ी के मॉडल्स अलग अलग हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, तो उसी के बारे में बात की है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म, ठीक है, सॉरी लेस नंबर ऑफ फर्म, यहाँ पे क्या है, लेस नंबर ऑफ फर्म, 2 से 10 के बीच होती है, फ्यू होते हैं, तो ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे जो मार्केट होती है या जो सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जियो ने प्राइस बढ़ाए तो क्या एयरटेल और वीआई नहीं बढ़ाएगा, एयरटेल और वीआई ने प्राइस बढ़ाया तो क्या जियो नहीं बढ़ाएगा, तो आपस में क्या दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या डिसीजन है, तो एक का डिसीजन दूसरे पर इफेक्ट डालता है। तो ये लिखा है यहाँ पे, देख लो एक बार, रीड कर लेना इसे। सेलिंग कॉस्ट, समटाइम कमोडिटीज आर प्रोड्यूस विद स्मॉल डिफरेंस, कैसा होता है, कभी कभी स्मॉल डिफरेंस का ही फर्क होता है बस। देन ईच फर्म मेक अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो क्या होता है फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या है, जो सो जियो वीआई और एयरटेल है, प्रोडक्ट तो सबका सेम ही है, इंटरनेट ही दे रहे हैं, फ़ोन की कॉलिंग ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अपने आप को एक दूसरे अलग करने के लिए कितना ज़्यादा ऐड होता है, कितना भारी भरकम ऐड होता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि इस टाइप ऑफ मार्केट के अंदर
हैवी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी, इट विल बी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व विल बी देयर फॉर अ फर्म। एवरी टाइम व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस डिसीजन, अदर प्रोड्यूसर विल आल्सो चेंज देयर डिसीजन। नेचुरल है, ये तो होना ही होना तय है कि अगर एक बंदे ने अपना डिसीजन चेंज करा है किसी चीज़ को लेकर के, तो जो कॉम्पिटिटर है वो भी क्या करेगा, ज़रूर चेंज करेगा उसको भी। तो ये चीज़ लिखा है कि अनसर्टेनिटी बहुत रहती है कि भाई सामने वाला कब क्या चेंज कर देगा, उसकी वजह से हमें भी चेंज करना पड़ेगा, तो अनसर्टेनिटी रहती है इसके अंदर। रिजिड प्राइस, प्राइस होता है वहाँ पे रिजिड होता है, स्टिकी प्राइस है रिजिड का, और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, स्टिकी प्राइस, ठीक है। स्टिकी प्राइस मतलब कि आप प्राइस में चेंजेस बार बार नहीं कर सकते ओलिगोपोली के अंदर भी, क्योंकि आपने अगर करा तो आपका नुकसान हो भी सकता है। देखो कैसे, इसको समझाता हूँ मैं, देखो किस तरीके से। देखो सपोज करो कि ये अंबानी जी हैं और ये एयरटेल वाला है। हाँ ठीक है, चलो अभी दोनों का जो नेट है वो 500 रुपये में मिलता है, मान लो दोनों कितने में 500 अलग अलग, ठीक है। अब जियो वाले ने बोला कि यार मुझे ना अपने प्राइस को क्या करना है, कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे मार्केट शेयर को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो यूज़ करें, तो जहाँ मैं 400 कर दूंगा अपने प्राइस को, ठीक है। एयरटेल ने बात सुन ली, एयरटेल ने भी चुपके से क्या कर दिया, 400 कर दिया। तो बताओ जो कस्टमर एयरटेल छोड़ के जियो में जाते क्या वो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सेम रेट पे तो वहीं पे मिल रहा है अपने पुराने वाले पे, तो वही वहाँ पर उनका कंफर्ट जोन भी है। तो ये तो फेल करके जियो की टेक्निक। जियो ने क्या सोचा, आप देखो उसमें मैं 500 और तुम भी 500, अब क्या करेंगे। जियो ने कहा देखो मुझे कम नहीं करना, कि कम करो तुम धोखा दे आता, तुम खुद कम कर लेते हो। जियो ने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं प्राइस बढ़ा ही लेता हूँ। एयरटेल कहा हाँ बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाओ आराम से बढ़ाओ। जियो ने 500 के 600 रुपये कर दिए, बताओ। एयरटेल ने कहा कोई बात नहीं, हम तो नहीं कर रहे, लो हम नहीं कर रहे, हमारा 500 ही ठीक है। चूना लगा दिया जियो वाले को, पहले बोला कि कर लो कोई नुकसान नहीं होगा, और खुद ने प्राइस बढ़ाई नहीं। देखो क्या हो गया यहाँ पर, दिक्कत होगी कि नहीं हो गई, हो गई। जो लोग 500 में रिचार्ज करवा के बैठे थे या 500 रिचार्ज करवाते, वो सोच रहे थे अब उन्हें 600 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन वहीं एयरटेल क्या है 500 है, तो जो जियो के थे वो भी एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ तो पोर्ट करवा लेंगे सिम को। तो यही बोला गया यहाँ पे रिजिड प्राइस। तो इसलिए अब जियो वाला क्या करेगा, यार स्टिक रहो अपने एक ही प्राइस पे, रिजिड रहो, चेंज मत करो बार बार। तो जियो वाला भी प्राइस चेंज नहीं करेगा, इसलिए बोलेगा रिजिड या स्टिक प्राइस, ठीक है। इन दिस मार्केट फर्म विल नॉट चेंज द प्राइस, ठीक है, नहीं चेंज करेगा वो। अदर फर्म विल नॉट रेज द प्राइस, अगर प्राइस बढ़ाया तो समझना नहीं बढ़ाया, देखा एयरटेल नहीं बढ़ाया प्राइस। और अगर क्या हो जाएगा, देन द फर्म दैट इंक्रीज द प्राइस विल टू पुट टू लॉस। इफ वन फर्म रिड्यूस द प्राइस, अगर उसने कम करा तो बाकी सारे भी क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे रे, ठीक है। देयरफॉर ऑल द फर्म विल फॉलो अ प्राइस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट, हेंस इट इज कॉल्ड रिजिड प्राइस। तो सबको क्या करना पड़ता है, जो प्राइस चल रहा है वहीं पे स्टिक रहना पड़ता है और उसी पे बेचना पड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। अब ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कुछ नाम हमें याद रखना है बस, ठीक है। एक होता है कॉर्नेट मॉडल, कॉर्नेट ड्यूपोली मॉडल, स्टैकलबर्ग ड्यूपोली मॉडल, बर्ट्रैंड ड्यूपोली मॉडल, एजवर्थ मॉडल और कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। तो वही कुछ 4-5 नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉर्नेट मॉडल क्या कहता है, regardless of its action and the effect upon the market of the product, the other firm will go on the producing the same commodity, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सब क्वांटिटी सेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, चलो कितनी क्वांटिटीज हमें मार्केट में सप्लाई करनी है, तो क्वांटिटी का सेटलमेंट होता है यहाँ पे। क्या किस चीज़ का होता है, क्वांटिटी के बारे में बातचीत होती है, ठीक है, ओके। स्टैकलबर्ग ये बात करता है इनकॉर्पोरेट डिसीजन लेवल ऑफ द राइवल, इट देन इनकॉर्पोरेट्स ओन प्रॉफिट फंक्शन। ये बात करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की। यहाँ पे लीडर फॉलोअर रिलेशन इमर्ज होता है। यहाँ पे जो एक बड़ा वाला जो लीडर होता है मार्केट में, बड़ा वाला प्लेयर होता है, वो सब कुछ डिसाइड करता है और सब लोग वही फॉलो करते हैं, इसलिए क्या बोला गया था स्टैकलबर्ग, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो वो कर रहा है सब कुछ। बर्ट्रैंड मॉडल, इन द बर्ट्रैंड मॉडल द अजम्पशन ऑफ द मॉडल आर सिमिलर टू द कॉर्नेट मॉडल, बट द फॉर्मर इज बेस्ड अपॉन प्राइस एज अ स्ट्रेटजी वेरिएबल। तो कॉर्नेट में क्या था कि प्राइस को रखा गया, उन्होंने प्राइस को बेस बनाया, बट बर्ट्रैंड में क्या हुआ, ऑलवेज लोअर द प्राइस अंटिल देयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसने बोला कि क्या करो भाई, प्राइस को कॉस्ट के प्रोडक्शन तक रखो। कब तक, अगर लो रख रहे हो प्राइस तो, ठीक है, ईच प्रोड्यूसर हर हरकत करेगा। एजवर्थ मॉडल,
each duopolist believe that the rival will continue to charge the same price as he is just doing, irrespective of what price is himself sells in. No determined equilibrium can exist under duopoly. तो duopoly के अंदर तो भाई कोई इक्विलिब्रियम लेवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे ये दो ही लोग हैं बेचने वाले और मल्टीपल लोग हैं बेचने वाले, ठीक है. कॉल्यूसिव कार्टेल बना लेना, जो कि हम देखते हैं आजकल, ठीक है. ऑयल ने बना रखा है, गल्फ कंट्रीज ने हो गया, या आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री की पकड़ लो, क्योंकि एक प्राइस बढ़ा दूसरा अपने आप बढ़ाते हैं बाकी दोनों भी. तो ये क्या है, कार्टेल बना लिया, ग्रुप बना लिया अपना और सबको चूना लगा रहे जनता को, ठीक है. फिक्स कर दिया प्राइस आउटपुट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट. ओपेक इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना, ओपेक का नाम याद रखना, ठीक है. ओके. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि देखो, अभी हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट था. यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है, बस सिमिलर प्रोडक्ट है, हूबहू नहीं है, यानी आप और मिरर नहीं है, बट आपके जैसा कोई और है, आपके फीचर्स मिलते जुलते हैं उससे, ठीक है. तो ये चीज़ है. देखो जैसे एग्जांपल के लिए जो भी सोप के एग्जांपल होते हैं, मल्टीपल अलग अलग ब्रांड्स के या कंपनीज के सोप आते हैं, वो सारे देख लो कितने सारे हैं. टूथपेस्ट के एग्जांपल देख लो वो कितने सारे हैं उसमें, या परफ्यूम के एग्जांपल देख लो वो कितने सारे हैं, ठीक है. तो ये सब किसके अंदर है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आ जाएंगे. तो जो नॉर्मल मार्केट हम देखते हैं वो नॉर्मली कैसे होती है, मोनोपोलिस्टिक ही होती है. देखो, द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर चैम्बरलिन. किसने दिया, चैम्बरलिन. इट्स अ मार्केट विद मैनी सेलर फॉर अ प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट. तो वैसे तो सेम होते हैं प्रोडक्ट, बट कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में या अपने अपने एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा समय कुछ ना कुछ फर्क होता है. यानी कोई कहता है क्वालिटी पे खेलता है, जैसे अगर सोप का एग्जांपल लें तो कुछ सोप होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी क्या है, हमारी तो स्पेशलिटी ही यही कि आप ये साबुन लगाओगे और आपके चेहरे पे रौनक बढ़ जाएगी, आप सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे. दूसरा क्या कहता है कि हम तो जी कीटाणुओं को मार देंगे सारे के सारे. एक कहता है कि हम क्या करेंगे, आपको जवान कर देंगे. तो मतलब सबको क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी पे खेल रहे हैं. यहाँ पे ये होता है. और परफेक्ट में क्या था, वहाँ पे प्राइस पे ही खेल रहे थे, यहाँ पे क्वालिटी पे खेल रहे हैं, अपनी स्पेशलिटी पे खेल रहे हैं, ठीक है. ये चीज़ है. दो कॉस्मेटिक सोप के एग्जांपल आ गए. मोनोपोलिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बनाने वाले भी अच्छे खासे होते हैं इसके अंदर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है कि प्रोडक्ट में अपनी क्या खासियत है. बताया अभी सोप वाले एग्जांपल में, कोई कह रहा है हम आपको गोरा कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको काला कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम क्या कर देंगे आपको, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सॉफ्ट स्किन दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, कीटाणु ही मार देंगे आपकी बॉडी से सारे की सारे 99.99. तो वो सब चीज़ें डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर प्रोड्यूसर. द डिफरेंस मे बी ड्यू टू मटेरियल यूज्ड, color design, smell, packaging, trademark, etc. Because of this, each product will specific identification in the market. इजीली आप पहचान पाएंगे कौन सा किस ब्रांड का है या कौन सा किस कंपनी का है. एंट्री एंड एग्जिट इजी होती है, ठीक है. जब प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, और जब प्रॉफिट कम होगा मार्केट में तो लोग चले जाएंगे. सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट होती है. सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट बहुत हैवी करना. आपने देखा होगा कि भाई जो भी सोप वाले एग्जांपल है जो हम देख रहे हैं, उन सबके कितने ऐड आते हैं टीवी पे, या परफ्यूम के कितने सारे ऐड आते हैं, या फिर आप उसका टूथपेस्ट का देखो उसके भी कितने ऐड आते हैं अलग अलग. क्लोजअप का हो गया, कोलगेट का हो गया, मैक्स फ्रेश जेल हो गया, डाबर रेड हो गया, मतलब अनगिनत है, ठीक है. प्राइस डिसीजन, ईच फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी विद अ स्मॉल डिफरेंस. इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट अ फर्म विल डिसाइड द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट. द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म विल बी डाउनवर्ड स्लोप एंड मोर इलास्टिक. तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है लास्ट में, डिमांड कर्व कैसा होता है, यहाँ पे मोर इलास्टिक होता है, ठीक है. डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक में, मोर इलास्टिक. चलो, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है. अब देखो, डिमांड कर्व एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, यानी परसीव डिमांड कर्व और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व. परसीव डिमांड कर्व क्या होता है, द डिमांड कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस सच दैट नीदर ऑफ द फर्म हैज एनी फर्दर इनिशिएटिव टू डिवाइड द डिसीजन, ठीक है. इसको हटा दो एक बार. सिंपल जो डिमांड कर्व होता है वो हो गया हमारा, ठीक है. इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई मिल जाती है एक दूसरे का, तो हमारा क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम लेवल हो जाता है, ठीक है. हटा, इस पॉइंट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है. वही वाली बात आ जाएगी इसके अंदर की, क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से. नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर होता है. लॉस कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू अपना कम होता है, ठीक है. चलो, फिर बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग लोगों से.
अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग लोगों से, ये हो सकता है, कब हो सकता है, मोस्टली मोनोपोली मार्केट के अंदर तो हो ही सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जो टेबल दे रखी है देखो, डिमांड सप्लाई मैच करके एक दूसरे के साथ, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया हमारा। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, तो ऑब्वियसली मोनोपोली के अंदर सोचते हैं भाई और तो परफेक्टली पॉसिबल ही नहीं कि हम अलग अलग लोगों से अलग प्राइस चार्ज कर सकें। ठीक है, इफ द सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम गुड और सर्विस, ना सेम गुड और सर्विस के लिए वो अलग कस्टमर से अलग प्राइस ले रहा है और दूसरे से अलग प्राइस ले रहा है। ठीक है, इट इज सेड टू बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इट इज पॉसिबल ओनली इन मोनोपोली मार्केट, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इसलिए इसके कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कहते हैं, जिस मार्केट में ये भेदभाव हो रहा होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप का हो सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, यानी कि हम 3 लेवल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, पहली डिग्री पे डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है, इफ द सेलर चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर ऑन द बेस ऑफ पेइंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट डिग्री में क्या बेस रहता है डिस्क्रिमिनेशन करने का, जहां पर बेस क्या है, पेइंग कैपेसिटी, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा चार्ज करें, जिसकी कम उससे कम चार्ज करें। जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, ज़्यादा अमीर होते हैं उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, और जो कम होते हैं उनसे कम पैसा लेते हैं। ठीक है, इट इज़ दस कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए इसे क्या बोलता है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे बोला जाता है, फर्स्ट डिग्री को बोला जाता है, ध्यान रखना। सेकंड डिग्री के अंदर क्या पढ़ना है हमें, द सेलर चार्ज वन प्राइस अप टू अ लिमिट ऑफ गुड्स परचेज, आफ्टर दैट लिमिट टू बी चार्ज द अनदर प्राइस, इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ सेकंड डिग्री, इट इज नोन एज ब्लॉक प्राइसिंग। सेकंड डिग्री को और क्या कहते हैं, ब्लॉक प्राइसिंग, ध्यान रखना भाई, सेकंड डिग्री को और क्या कहते हैं, ब्लॉक प्राइसिंग। और फर्स्ट डिग्री को क्या कहते हैं, कहाँ गया, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है सेकंड डिग्री के अंदर, कि एक सर्टेन लिमिट तक तो हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, लेकिन आपने लिमिट क्रॉस कर दी देन हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने वाले हैं, इसे बोलते हैं सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री बोल दो, थर्ड डिग्री वाला नहीं जो जेल में होता है, CID करती है वो वाला नहीं, दूसरा थर्ड डिग्री है ये। इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके आधार पे होता है, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो लोकेशन या जगह के आधार पे होता है। जैसे देखो कैसे, पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी भी हो मतलब ही नहीं है, छोड़ो, कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज, इफ द सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस इट इज सेट टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू अ थर्ड डिग्री। The market of the product are made different on the basis of difference in elasticity of demand at the different market. डिफरेंट मार्केट यानी कि लोकेलिटी के आधार पे। वही जो पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था कि आप अगर घर के आसपास से खा रहे हो तो आपको सस्ते मिल जाएंगे 20-50 रुपए के, लेकिन वहीं अगर आप मॉल में या मूवी के टाइम पे खा तो वही बकेट आपको 700 रुपए के आसपास की मिलेगी, बताओ। तो है नहीं है थर्ड डिग्री, तो ये लोकेशन के आधार पे, क्योंकि किस वजह से, लोकेशन, वो कहाँ बैठा है, वो हॉल में बैठा है, मॉल में बैठा है, इस वजह से आपको आपसे ज़्यादा चार्ज लें, क्योंकि उसको भी सर्विस चार्ज देना है, GST देना है, एक्स्ट्रा। तो वहीं, और सड़क पे आप खा रहे हैं तो उसको तो कुछ नहीं देना है, मतलब देना है वो अलग, उतना नहीं देना, इतना भी होता है, तो उस हिसाब से तो कॉस्ट कम रहती है। तो ये होगा 3 डिग्री। तो कितने लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं मार्केट में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री को क्या बोलेगा, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड को ब्लॉक प्राइसिंग, और थर्ड डिग्री को ऐसा कोई नाम नहीं है, बट ध्यान रखना कि किसके आधार पर होता है, लोकेलिटी के आधार पर होता है या जगह के आधार पर होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी भाई डिस्क्रिमिनेशन करने की, देख लो एक बार ये फटाफट से। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए डिमांड की, ऐसा नहीं कि भाई इलास्टिसिटी नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे। मानो जैसे कुछ लोग हैं जिनके लिए ये वाला पेन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, मतलब मैं ऐसे महंगा भी कर दूँ तब भी वो क्या करेंगे, खरीद ही लेंगे। तो डिमांड कैसी हो गई इसकी, इन इलास्टिक, यानी मैं पैसा बढ़ा रहा हूँ लेकिन डिमांड में कमी नहीं आ रही है उतनी। दूसरी भाई अगर बात करें इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ के देखो, द मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन अ मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनलास्टिक। तो कहाँ पे ज़्यादा चार्ज करता है, जहाँ पे इनलास्टिक होती है। ठीक है, तो हायर प्राइस कहाँ चार्ज किया जाता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनेगा कि हायर प्राइस कहाँ चार्ज किया जाता है, जहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी कैसे होती है, कम होती है, नहीं इनलास्टिक होती है, और इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो कम प्राइस चार्ज करेगी। मुझे पता है यार ये पेन कितना महंगा अगर बेचूंगा, तो ये वाली मार्केट है जहाँ पर लोग पेन का यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम करते हैं, वो तो खरीदने चलो ठीक है मन कर रहा है, लेकिन महंगा तो खरीदना बंद कर देंगे। तो जैसे प्राइस बढ़ा वैसे क्या होगा, इलास्टिसिटी किसी कम क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, और प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड कम हो तो इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कैसी रही इसकी, हाईली इलास्टिक। ठीक है, टैरिफ बैरियर, इफ टू मार्केट आर सेपरेटेड बाय टैरिफ वॉल द मोनोपोलिस्ट कैन फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर टैरिफ है बीच में, मतलब कि अगर आप एक स्टेट दिल्ली से निकल के अगर आप नोएडा की तरफ जा रहे हैं, यूपी की तरफ जा रहे हैं, MP की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में स्टेट बॉर्डर बढ़ेगा, तो अगर स्टेट क्रॉस करोगे तो टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा। जैसे ही टैक्स लगा एक्स्ट्रा, वैसे क्या करोगे, आपका दिमाग चालू हो जाएगा, टैक्स इतना बोला है, इतना मैं बता देता हूँ और मुझे 20 का पैसा मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर लोगे। और अपने राज्य में अगर आप बेचोगे कम भी बेचोगे, वहीं आप क्रॉस करके जा रहे हो बाउंड्री, तो दूसरे राज्य से आप ज़्यादा टैक्स वसूलोगे आपके, और मैं तो इंटरेस्टेड टाइम हूँ ना, तो टैक्स का लगेगा रेट। तो ये चीज़ है।
ठीक है। तो इट्स प्रोड्यूस अ लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट एंड हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, ये चीज़ है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट डिपेंड करता है कि भाई कितना दूरी पर है, कितना ऊंचाई है। चलो हो गया खत्म बस। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस मीन ऑल्सो पॉसिबल व्हेन द मार्केट आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। देखो मैं एक मार्केट में तो ये पेन 50 रुपये का बेच रहा हूँ और वही दूसरी मार्केट में पेन बेच रहा हूँ 200 रुपये का, तो क्या किसी के मन में ख्याल नहीं आएगा जो 200 वाला बंदा है वो कहेगा यार मैं दूसरी मार्केट जाके 50 का लेकर के आता हूँ। देखो जैसे क्या बोला मैंने, ये मार्केट ए है और ये मार्केट बी है, ठीक है, और ये आप ये पेन मार्केट बी के अंदर मिलता है 500 रुपये का और मार्केट ए में मिलता है 50 रुपये का। तो आपने अगर आपने सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं इस मार्केट ए में जाता हूँ 50 रुपये का पेन लेता हूँ और मार्केट बी में 300 रुपये का बेच दूंगा, तो आपका फायदा हो गया। बट यहाँ पे ये बोला गया कि ये अजम्पशन है, ये माना गया है कि दोनों मार्केट क्या है, दूर दूर है, मतलब आपको पता ही नहीं है ये चीज़ हो भी रही है, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसलिए बोला गया दोनों मार्केट क्या सेपरेट हैं एक दूसरे से ज्योग्राफिकल के आधार पे। इन दिस केस मोनोपोलिस्ट कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस इन डिस्टेंट मार्केट एट हायर प्राइस इन द लोकल मार्केट। तो दूर में सस्ते में अपने मार्केट में भेज दो, ज़्यादा महंगे में क्या दिक्कत है, कोई तो है नहीं देखने वाला, तो ये चीज़ है। Impossibility of resale of product, particular service item, if it is not possible on the part of any buyer or to resell the product sold by the monopolist, then the monopolist can easily follow the policy of price discrimination। वो इजीली कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप सर्विस अगर किसी की कंज्यूम करते हैं तो क्या आप वो सर्विस किसी और को पहुंचा पाएंगे, वही सर्विस जो उसने दी है नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये तो सिंपल है, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे अलग चार्ज करूँगा पेमेंट, और मैं अगर अपने घर के पास पढ़ा हूँ तो मैं उससे अलग चार्ज करूँगा, सिंपल है। तो क्योंकि क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मार्केट मुलाकात ही नहीं है आपकी उनसे, सीधी बात ये है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर रिमेन इग्नोरेंट अबाउट द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट, देन ऑल्सो मोनोपोलिस्ट कैन इजीली फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब पता नहीं कि कंज्यूमर को ही नहीं पता, कंज्यूमर ही इतना अवेयर नहीं है कि क्या प्राइस चल रहा है दूसरी मार्केट्स में इसका, और वो चला गया बिना ये पता करे, तो वो तो फिर नुकसान है ही उसका, अल्टीमेट हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, भाई से पता ही तो उससे ज़्यादा चार्ज कर लो। चलो तो ये कहेगा टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। और कुछ होते हैं जिनका क्या होता है, जो कहते हैं भाई महंगा होगा वही अच्छा होगा, लो महंगा फिर क्या, तो डिस्क्रिमिनेशन करने के भाई जो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं महंगा अच्छा है उनको महंगा बेचेंगे, और जो कहते हैं भाई हमें अच्छा दिखा दो महंगे सस्ते मतलब है, तो उनको सही दिखा देंगे जो सस्ता वाला होगा, ठीक है। लो जी बस यही था, लास्ट में वो ग्राफ दे रखा है, एक बार वो ग्राफ देखना, ग्राफ इंपॉर्टेंट होते नहीं हमारे एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा, ठीक है, तो कुछ है नहीं इसके अंदर खास। तो बस ये होता है हमारा ख़त्म। एक बार ये देख लें, एक बार यहाँ पे क्या बात है, ये पूरी डेरिवेशन है एट द एंड, बस वही है कि MR/MC के बराबर होगा, बस वही इक्विलिब्रियम लेवल होगा और क्या है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर पूरा 2 खत्म हो गया दोनों यूनिट के साथ, और इसके अंदर यही काफ़ी है पढ़ने के लिए, बाकी क्वेश्चंस कर लेना इसके। अब इसमें क्या बचा आपको, मनी बैंकिंग बचा है बस मेनली बिजनेस इको के अंदर, तो मनी बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अगली क्लास में मनी एंड बैंकिंग चालू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी। नहीं समझ आया तो कुछ अगर कोई पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको 60 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ते रहें और जम के आगे बढ़ते रहें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।